हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो था एडवांटेजेस, या कह सकते हो बेनिफिट, या कह सकते हो स्ट्रेंथ्स ऑफ कंप्यूटर। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखे थे जो कंप्यूटर का एडवांटेजेस है, जिस कारण से हम लोग कंप्यूटर को उपयोग में लाते हैं। तो एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस भी है कंप्यूटर का। तो क्या क्या उनका डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। तो अगर हम लोग बात करें कि लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसमें पहला है कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, या हम कह सकते हैं लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ये एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक कह सकते हो या लिमिटेशन कह सकते हो किसी कंप्यूटर का है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच में। इंसान या आम व्यक्ति, कोई भी अगर नॉर्मल इंसान है तो उसमें सोचने समझने की क्षमता होती है और स्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता उसमें होती है। हम में है, तुम में है, सभी नॉर्मल व्यक्तियों में है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। ये खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ये केवल और केवल वही काम कर सकता है जिसके बारे में इसमें इंस्ट्रक्शन फीड किया हुआ है, दिया हुआ है, जिसके लिए इसको प्रोग्राम किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये कोई भी चीज खुद से नहीं कर सकता है। हालांकि धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। जैसे अभी के समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो है लगे हुए हैं इस कोशिश में कि इन मशीनों को जो है सोचने समझने की शक्ति प्रदान की जाए। जैसा कि तुम बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में देखते होगे कि दिखाया जाता है कि जंग मशीनों और इंसानों के बीच में। तो तुम देखोगे कि भाई रोबोट जो है, जो जिसको सोचने समझने का क्षमता आ गया, तो वो इंसान को अपना दुश्मन समझने लगता है, उसी पर हमला करने लगता है। तो ये सब जो चीजें हैं, हालांकि अभी काल्पनिक है, लेकिन उस दिशा में काम हो रहा है कि कंप्यूटर को या रोबोट को वो शक्तियां दी जाएं जो कि एक इंसान में है, मतलब सोचने समझने की शक्ति उसको दी जाए। उस पर काम अभी चल रहा है। हालांकि अभी पूरी तरह से वो चीज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक, जैसे अभी हम लोग कह सकते हैं कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम आ गया कि हम लोग जो बोलते हैं वो खुद ब खुद टाइप हो जाता है, चाहे वो मोबाइल में हो या फिर कहीं और। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो सोचने समझने की शक्ति थोड़ा बहुत अभी मशीन में है, पूरी तरह से नहीं। तो लेकिन अभी भी बात वही है कि उसके लिए उसमें इंस्ट्रक्शन जब है तभी ऐसा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है उसमें। दूसरा कि जीरो IQ। कंप्यूटर का IQ 0 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक निहायत ही डम्ब मशीन है। डम्ब मतलब मूर्ख कह सकते हैं। मतलब कितना भी छोटा स्टेप या काम क्यों ना हो, इसको हमको हर एक काम, हर एक छोटा से छोटा चीज इसको बताना पड़ेगा, और जो बताएंगे ये वही करेगा। बिना बताया हुआ कोई भी काम ये खुद से नहीं कर सकता है। कमोबेश वही चीज है जो वहां पर है। तो
आईक्यू इसका 0 है, आईक्यू लेवल इसका कुछ नहीं है, ये कुछ भी खुद से नहीं कर सकता है। जो चीजें इसको बताई जाएंगी वे वही काम परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर इसको एक कदम चलने के लिए भी कहा जाए रोबोट को, तो वो जब कहेंगे तभी वो एक कदम चलेगा, या उसका इंस्ट्रक्शन जब उसको मिलेगा तभी वो काम वो पूरा करेगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं कंप्यूटर के। हालांकि जितने एडवांटेजेस और बेनिफिट हैं उसके मुकाबले ये लिमिटेशन कुछ नहीं है, इसलिए कंप्यूटर आज के समय में इतना पॉपुलर है, लगभग सारे फील्ड में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब तो हम लोग देखे थे। एक और टर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं फर्मवेयर। अब ये क्या होता है भाई? तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्मवेयर जो है ऐसा प्रोग्राम है, प्री रिटन प्रोग्राम कह सकते हैं, जो पहले से लिखा हुआ है, जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड है। जब हम लोग सिस्टम लेने जाते हैं, कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, तो पहले से कुछ प्रोग्राम जो है उसमें इंस्टॉल्ड रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो उसके रीड ओनली मेमोरी रोम में, है ना। अब उसमें प्रोग्राम क्या रहता है? तो जनरली वो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो उस कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर किया हुआ रहता है ना। कॉन्फ़िगर किया हुआ रहना मतलब उसको स्टार्ट होने लायक बनाना, ठीक है, कि वो कैसे काम करेगा, कैसे एक्सेप्ट करेगा किसी इंस्ट्रक्शन को, किस तरह से। तो वो कॉन्फ़िगर किया हुआ जो है करने के लिए है जो प्रोग्राम, वो उसमें पहले से फीडेड रहता है। और कहाँ रहता है भाई? तो रोम में रहता है, रीड ओनली मेमोरी में। जनरली इस कैटेगरी में आपको कह सकते हैं बायोस, ये जो प्रोग्राम है बायोस नाम से हम लोग जानते हैं। तो बायोस का मतलब क्या होता है? तो हम लोग इसको फुल फॉर्म अगर हम लोग कहें तो ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज। बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज। तो बायोस जो है तुम्हारा प्रोग्राम इस कैटेगरी में आएगा, फर्मवेयर में, जो कि पहले से हमारे सिस्टम में स्टोर्ड रहता है और उसके रीड ओनली मेमोरी डिवाइस में रहता है। इसके बाद फर्मवेयर के अलावा एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं और वो है लाइववेयर। तो लाइववेयर से हमारा क्या मतलब है? इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन यही होगा कि लाइववेयर से हमारा मतलब उन पर्सन से है, उन पीपल से है जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, जो उससे लाभ ले रहे हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग, है ना, विच आर यूजिंग द सिस्टम और आर बेनिफिटेड फ्रॉम द सिस्टम। तो उसको हम लोग कहेंगे लाइववेयर है। लाइव का मतलब भी वही होता है। तो लाइववेयर से हमारा मतलब हो गया कि वो सारे पीपल जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, या फिर उनसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम लोग डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे कि किन स्टेजेस में क्या काम हुआ जिससे कि आज के समय में जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, वो यहां तक पहुंचा कैसे, कौन कौन से स्टेजेस से होकर के इसको गुजरना पड़ा, है ना, और यहां तक पहुंचने में क्या क्या उनमें बदलाव आए, ये सब हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या होंगे? तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, कि कंप्यूटर हमारा जो आज के समय में है वो यहां तक कैसे पहुंचा। फिर हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस,
evolution of storage devices and display। ठीक है, और लास्टली हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। क्योंकि निश्चित रूप से जो सिस्टम हमारे पास है जिसको हम लोग उपयोग में ला रहे हैं उनमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और डिस्प्ले सिस्टम भी है। तो इन सभी में क्या क्या बदलाव आए शुरुआत से अब तक, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना हम लोगों को जरूरी है। तो इसी सिलसिले में हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे कि कंप्यूटर कैसे हमारा डेवलप हुआ। आज के समय में जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, क्या ये शुरुआत से ऐसा ही था। हम लोग बात करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस, शुरुआत में क्या यूज होते थे, बाद में उनमें क्या चेंजेस आया, आज के समय में कौन कौन से विकल्प हमारे पास मौजूद हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, या डिस्प्ले डिवाइसेस जो है वो हमारे पास क्या था पहले और आज क्या है, क्या बदलाव आया है, वो देखेंगे। और सॉफ्टवेयर्स के बारे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई कंप्यूटर चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये एक तरह से कंप्यूटर के इतिहास के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बोलने का आवश्यकता भी है नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली थ्योरी है, हिस्ट्री है, और इसके लिए हमको जिस भी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे उसका फिगर तुम्हारे पास अगर हो तो तुमको एक रफ पिक्चर दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा था। तो वो तुमको पीडीएफ नोट्स में अवेलेबल है, वो तुमको मिल जाएगा वहाँ पर, तुम लोग वहाँ से कंसल्ट कर लोगे पीडीएफ देख करके कि भाई कौन सा डिवाइस किस तरह का अपीयरेंस था उसका, है ना। तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें बहुत ज़्यादा हम बात करेंगे नहीं इस टॉपिक पर, केवल कुछ नाम हम तुमको डिस्कस कर देते हैं जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, जहाँ से शुरुआत हुआ हमारा। तो देखो, जैसे जैसे इंसानों ने प्रगति की, जैसे जैसे उनके सोच में बदलाव आता गया, वैसे वैसे उनको आवश्यकता महसूस हुई कि कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, कि काउंटिंग करना पड़ेगा। फिर आगे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में आ गए। तो शुरुआत में जो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि कंप्यूटेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ वो एक डिवाइस यूज करने से हुआ और उसका नाम था एबेकस। ठीक है, करीब 3000 वर्ष पूर्व, है ना, 3000 ईयर्स बीसी ये डिवाइस का उपयोग करना इंसानों ने शुरू किया था, जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि एक रफ स्केच अगर हम इसका बनाएं तो ये दो पार्ट में एक विंडो टाइप का स्ट्रक्चर डिवाइडेड रहता था। ये रॉड्स लगे हुए रहते थे जिनमें कुछ बेड्स लगे हुए रहते थे मोती के रूप में, ये रहते थे, और इनके आधार पर इनको अप डाउन करके मूव करके कैलकुलेशंस परफॉर्म हुआ करता था। ठीक है, ऐसा इस सब में। तो जनरली इसका उपयोग करना शुरू किया था चाइनीज लोगों ने। ठीक है, तो फंडामेंटल एकदम बिगिनिंग में जो कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में उपयोग होना शुरू हुआ वो हमारा एबेकस था। हालांकि इसके पहले गिनने के लिए इंसानों ने, हम लोग कह सकते हैं कि पत्थरों का यूज किया हो, उपयोग किया हो काउंटिंग के लिए, या फिर दीवार में कुछ स्क्रैचेस बना करके, या कोई और भी तरीका। लेकिन अगर डिवाइस का बात करें तो यहाँ से ये डिवाइसेस स्टार्ट हुए जो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हम लोग इसके एबेकस के मदद से परफॉर्म कर सकते थे। इसके बाद
फिर आया तुम्हारा, हम लोग कह सकते हैं उसको नाम दे सकते हैं नेपियर्स बोन्स। तो इसने 10 बोन्स को यूज किया जिनका नंबरिंग किया हुआ रहता था। जनरली ये पहला डिवाइस था जो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकता था। तो नेपियर्स बोन भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आते हैं ब्लेज पास्कल्स एडिंग मशीन। एक साइंटिस्ट पास्कल ने एक डिवाइस बनाया था जिनमें गियर्स, डिस्प्ले वगैरह रहते थे, जिनके मदद से एडिशन वगैरह जो है आसानी से परफॉर्म होता था। गियर्स या व्हील्स मूव करने पर वो एडिशन हमारा परफॉर्म होता था और वो हमारा डिस्प्ले के रूप में विंडो बना हुआ रहता था, उसमें उसका वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होता था। पास्कल्स के एडिंग मशीन के बाद आता है लेबनिज कैलकुलेटर। ठीक है, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एडिंग मशीन को, पास्कल्स के एडिंग मशीन को इम्प्रूव किया, जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी परफॉर्म कर सकता था। इसके बाद हम लोग बात करें चार्ल्स बैबेज डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन तो चार्ल्स बैबेज जो है उन्होंने डेवलप किया डिफरेंस इंजन मशीन, जो कि तुमको कहा जा सकता है कि लॉग टेबल्स वगैरह जो है ये कैलकुलेट कर सकता था। डिफरेंस इंजन जो मशीन है, ठीक है, वो अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे कि पॉलिनोमियल्स का इवैल्यूएशन वो भी ये मशीन कर सकता था। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये जो डिफरेंस इंजन और इसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन हम लोग कह सकते हैं एनालिटिकल इंजन, ये तुम्हारा बहुत ही मेजर रोल प्ले किया कंप्यूटर के इवोल्यूशन में, कंप्यूटर के कह सकते हैं बनने में, कि इसमें जो कंसेप्ट यूज किया गया था वो आगे चल करके कंप्यूटर के लिए काफी बेनिफिशियल हुआ। इसके बारे में डिटेल में बात, ये पूरा कंप्लीट थ्योरी है, तो वो आप लोग पीडीएफ में देख लोगे। कुछ फिगर्स भी हमने डाला है इन सभी डिवाइसेस के लेकर के, तो उस पर तुम लोग देख लोगे और वहां से तुमको ये समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। और भी डिफरेंट मशीन्स हैं, जैसे हॉलरिथ मशीन है, मार्क 1 है, एनियाक है, और जॉन वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का। जॉन वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर को हम लोग कह सकते हैं कि ये पहला ऐसा चीज है जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम के कंसेप्ट को यूज किया था, कि भाई एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसको काम करने के लिए उसमें पहले से इंस्ट्रक्शंस हमारा फीड रहे, पहले से इंस्ट्रक्शंस हमारा उसमें मौजूद रहे। तो न्यूमैन को, जॉन वैन न्यूमैन को हम लोग कह सकते हैं कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट देने वाला ये पहला पर्सन था। हम लोग आते हैं डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स में, जो कि जानना जरूरी है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखो, जनरेशन्स में डिवाइड करने से हमारा क्या मतलब है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, कुछ नया इन्वेंशन हुआ, जिस कारण से कंप्यूटर के काम करने के तरीके में, उसके आकार में, उसके कॉस्ट में परिवर्तन आता गया। और यही कारण है
कि जैसे जैसे नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर का स्वरूप जो है वो बदलता गया, और इस आधार पर हम लोग उसको अलग अलग डिफरेंट जनरेशन्स में डिवाइड करते हैं। हर एक जनरेशन्स की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन तुम मान सकते हो कि ये जो है 1940 से 1956 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का है। तो इसमें क्या क्या विशेषता था, क्या क्या खास बात था? तो पहला कि ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज करता था, यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस्ड था इसका फंक्शनिंग, है ना। ये ऑक्यूपाई करता था अ लॉट ऑफ स्पेस, है ना। दैट इज large rooms are needed for it। काफी स्पेस ये लेता था, ठीक है। पुराना जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से काम होता था, बहुत ज्यादा जगह का इसको जरूरत पड़ता था, काफी बड़े बड़े रूमों की आवश्यकता होती थी इसको स्टोर करने के लिए, रखने के लिए। फिर it generates lots of heat, बहुत हीट ये जनरेट करता था, है ना। जिस कारण से जिस रूम में कंप्यूटर ये रखा जाता था उसमें बहुत ही जरूरी होता था एसी को रखना। बिना एसी के कंप्यूटर वो रहता नहीं था पहले, ताकि इससे जो हीट जनरेट होता था वो काफ़ी मात्रा में होता था, इस कारण से एसी की आवश्यकता उसमें पड़ती थी। हम लोग ये कह सकते थे कि ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट को यूज करता था, यूजेस स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। हालांकि इस समय जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे वो मशीन लैंग्वेज के रूप में ही दिए जाते थे, 0 और 1 के फॉर्मेट में ही, और वो भी हम लिख देते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड वाज मशीन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग वाज डन यूजिंग मशीन लैंग्वेज, जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता था, है ना। मतलब उसको प्रोग्राम लिखने के लिए स्पेशल कोई पर्सन रहा करता था। प्रोग्राम में अगर कोई भी एरर आ जाए तो उसको सुधारने में काफ़ी समय लगता था, काफ़ी दिन, या एरर जल्दी मिलता भी नहीं, क्योंकि 0 और 1 में एरर ढूंढना कोड में कि किस कॉम्बिनेशन का क्या कोड है वो किसी पर्सन के लिए भी मुश्किल है पता करना। तो कहाँ पर वो एरर आ रहा है ये सब पता करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था उस समय में। ये अनरिलायबल भी होता था, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि इट कंज्यूम्स it consumes a lot of electricity, काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी का इसमें यूज़ होता था, और अनरिलायबल भी था कि इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर के चलते जो है प्रोग्राम सही से रन नहीं कर पाता था, है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता नहीं था इस समय में, लेकिन अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस का बात करें तो कहीं कहीं जो है कंट्रोल पैनल जो है वो स्विचेस के साथ वो यूज होता था। और मेमोरी का अगर बात करोगे तो मेमोरी टाइप जो इसमें यूज होते थे वो मैग्नेटिक ड्रम, मेमोरी टाइप यूज होते थे मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम के रूप में इसका प्राइमरी मेमोरी, और स्टोरेज जो होता था वो
पंच्ड कार्ड्स होता था। स्टोरेज दैट वाज यूज्ड was punched cards और पेपर टेप्स। तो ये सब कुछ बातें खास हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में कि वैक्यूम, तुमको ये ध्यान रखना है टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रहा था किस जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में तुमको याद रखना है कि जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि उस समय में फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करता था। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आते हैं कि वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज हुआ। आगे हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर किस में यूज हुआ, सिलिकॉन चिप किस में यूज हुआ, ऐसा करके माइक्रो प्रोसेसर कब यूज हुआ, इस तरह से। तो वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा था, बहुत ज्यादा लॉट मैंने हीट जनरेट करता था। स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट तो खैर यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब सारे कंप्यूटर्स में आएगा ही। मशीन लैंग्वेज में यहाँ पर प्रोग्रामिंग होता था फर्स्ट जनरेशन में। ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो असेंबली लैंग्वेज आएगा, फिर हाई लेवल लैंग्वेज आएगा। लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज होता था और ये उसका स्टोरेज डिवाइसेस। अब एक कॉमन सा बात है कि जैसे जैसे हम लोग जनरेशन में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सब चीज में इंप्रूवमेंट होता जाएगा। मतलब साइज कम होता जाएगा, हीट जनरेशन कम होता जाएगा, कॉस्ट कम होता जाएगा, है ना, स्टोरेज स्पेस कम होता जाएगा। मैंने जो उस कंप्यूटर को रखने के लिए जगह का आवश्यकता है वो कम होता जाएगा क्योंकि उसका साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको जनरेशन बाय जनरेशन जो है इंप्रूवमेंट होती जाएंगी। तो फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन में कि सेकेंड जनरेशन में क्या खास बातें थी। तो सेकेंड जनरेशन के बारे में हम लोग कहें कि 1956 से 1963, 1956 टू 1963, ये एरा जो है, ये टाइम पीरियड जो है, ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के लिए है। तो इस पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या था कि मेन चीज जो तुमको ध्यान रखना है कि ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। इस समय तक ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया तो वो वैक्यूम ट्यूब जो है वो ट्रांजिस्टर से रिप्लेस हो गया। ट्रांजिस्टर का हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस है, छोटा डिवाइस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को रेजिस्टर्स के अलोंग ट्रांसफर कर सकता था। ठीक है, ये साइज में छोटा भी होता था। तो कहने का मतलब है कि इसमें एडवांटेजेस अब मेरा क्या क्या होगा कि ट्रांजिस्टर जो है वो तुमको वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। और फिर जैसे तुमको हम बाद में कहे थे, उसमें पिछले बार हम कहे थे कि आकार छोटा होगा, हीट जो जनरेट होगा वो छोटा कम होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, ज़्यादा रिलायबल होगा। ठीक है, तो ये सब एडवांटेजेस हमारा इस जनरेशन में आएगा। तो स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर्ड टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। जनरेट less heat as compared to first generation computer. Consumes less power. Programming was done in machine language as well as assembly language.
तो प्रोग्रामिंग जो है मशीन लैंग्वेज में तो होते ही थे, साथ ही असेंबली लैंग्वेज में भी स्टार्ट हो गए प्रोग्रामिंग। मतलब कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम लिखा जाता था वो अब असेंबली लैंग्वेज में भी स्टार्ट हो गया सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, मतलब उसको इंग्लिश टाइप कोड में हम लोग लिखना स्टार्ट कर दिए। हाँ, मेमोरी का जहाँ तक बात करेंगे अगर इसमें, तो मेमोरी इसमें मैग्नेटिक कोर के रूप में आ गया, प्राइमरी मेमोरी। मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज होने लगे थे इस जनरेशन में आने पर। और जो स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज, वो मैग्नेटिक टेप और इस जनरेशन में हार्ड डिस्क का आविष्कार हो चुका था, जो कि आज भी हार्ड डिस्क चलता है। तो ये सब कुछ खास बातें हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में, जिसमें तुमको ध्यान रखना है कि सेकेंड जनरेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है जो हम लोग जिस पे जोर देंगे वो है ट्रांजिस्टर का यूज। बाकी तुम्हारा जैसे जैसे जनरेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, हम कह रहे हैं कि साइज छोटा होता जाएगा, हीट जनरेशन कम होता जाएगा, पावर कंजम्पशन कम होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एडवांसमेंट आते जाएगा, इस तरह से। तो ये बातें हो गई सेकेंड जनरेशन के बारे में। अब थर्ड जनरेशन में आते हैं। थर्ड जनरेशन जो कि 1964 टू 1971 का टाइम पीरियड है। ठीक है, इस टाइम पीरियड को हम लोग थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के रूप में लेते हैं। तो इसमें की फीचर क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का इसमें आविष्कार हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। ठीक है, एक स्मॉल चिप होता है जिसमें पूरा सर्किट एक चिप में रखा हुआ रहता है, जो कि सिलिकॉन का बना हुआ होता है, जिसको कि हम लोग सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या हुआ कि पूरा सर्किट जो है एक छोटे से चिप में आ गया। तो जाहिर सा बात है कि जब एक छोटे से चिप में पूरे सर्किट को हम लोग बना सके, तो उसका साइज जो है बहुत ही कम हो गया, कंप्यूटर का साइज। तो स्मॉलर इन साइज, फिर कंज्यूम लेस पावर, जनरेट लेस हीट एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशंस, है ना। जो पहले के जनरेशंस में थे उनके तुलना में ये कम पावर, कम हीट जनरेट कर रहा था, साइज में स्मॉलर था, छोटा था, मोर रिलायबल, पहले से ज़्यादा रिलायबल हो गया, ये ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, मोर रिलायबल और एंड एक्यूरेट एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशंस। ठीक है, यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज हम कहेंगे डेवलप हो गया इस जनरेशन में। हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज भी हमारा डेवलपमेंट में आ गया। और हम लोग ये कह सकते हैं कि इस समय में जो मेमोरी टाइप था हमारा प्राइमरी मेमोरी, वो डायनामिक रैम मेरा यूज होने लगा। मैग्नेटिक कोर तो था ही, तो डायनामिक रैम और कोर मेमोरी तो था ही। स्टोरेज में मेरा हार्ड डिस्क जो कि इवॉल्व हो चुका था पहले ही, वो भी यहाँ तक कंटिन्यू रहा। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क भी यूज होना स्टार्ट हो गया सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में। हालांकि फ्लॉपी डिस्क का जो कैपेसिटी था वो काफ़ी कम था, लेकिन फिर भी परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास वो डिवाइस था मौजूद। तो ये सब डिफरेंट की फीचर्स तुम्हारे थर्ड जनरेशन के लिए हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके आगे
जो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।